नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। खबर कट्टू कट स्पेशल में आपको सबसे पहले दिखाते हैं रेकिला के मुखपरी इलाके में चीनी सैनिकों की नापाक करतूत की एक्सक्लूसिव फोटो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जो तस्वीर उसको बहुत ध्यान से देखिए। ये देखिए, एक एक कर आप इन सैनिकों की संख्या गिनिए। ये चीन के सैनिक हैं जो एक बार फिर से नापाक साजिश को अंजाम देने के लिए, गलवान जैसी साजिश को अंजाम देने के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि ये तस्वीरें रेकिला जनरल एरिया की हैं जिसे इंडियन आर्मी के कैमरे ने कैप्चर किया है। तस्वीरों को आप गौर से देखेंगे तो आपको चीनी सैनिकों के हाथ में धारदार हथियार नजर आएंगे, जिन्हें देखकर साफ पता चलता है कि चीनी फौज मुखपरी में गलवान जैसे एक और खूनी टकराव को अंजाम देने के लिए पहुंची हुई थी। हम आपको तस्वीरों के जरिए यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर देखिए चीनी सैनिक पहुंची हुई थी और इस सेना के हाथ में, चीनी सैनिक के हाथ में ये जो हथियार आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको तस्वीरों में जरा समझाता हूं, दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये आपको डंडा दिखाई दे रहा है, लकड़ी का डंडा है और उसके ऊपर आपको एक स्टील का हथियार सा लगा हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल गलवान में जिस तरीके से हथियार बनाया था इन चीनी सैनिकों ने और कहा गया कि वो हाथों हाथ हथियार बनाकर हमला किया था भारतीय सैनिकों पर, ये उस तरह का हथियार नहीं है। दरअसल ये बहुत पुराना हथियार है चीन का। चीनी फौज के हाथों में डंडे के ऊपर लोहे के धारदार घुमावदार हथियार जड़े हुए थे और इन सैनिकों का मकसद दरअसल मुखपरी में हमला कर भारतीय फॉरवर्ड पोजीशन को कब्जाना था। खबरों के मुताबिक आपको बता दें कि मुखपरी पर 50 से 60 चीनी फौजियों की टुकड़ी ने हमला किया था, जिसमें से एलएसी के ये 28 विलन कैमरे में कैद हो गए हैं। 28 जवान हैं जिन्हें एक एक कर अगर आप गिनते हैं तो ये 28 लाइन में खड़े हैं। दरअसल ये हमला करने की फिराक में यहां पर आए हुए थे। लेकिन आपको बता देते हैं कि ये चीनी फौजियों के हाथ में जो हथियार आप देख रहे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए लाल तीर से हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से चीनी सेना यहां पहुंची हुई थी, किस मकसद से पहुंची हुई थी और हाथ में क्या था इनके। जो हथियार इनके हाथ में है वो जुगाड़ से बने डंडे या रॉड नहीं है, जैसा कि गलवान घाटी के टकराव के वक्त बताया गया था कि चीनी सेना ने डंडे में रॉड बांधकर हमला किया था, बल्कि ये चीनी सैनिकों के हाथ में जो हथियार आप देख रहे हैं, जो आपको नजर आ रहा है, वो दरअसल कुंगफू में इस्तेमाल किए जाने वाला ये वेपन है जिसे गुआंगडाओ कहा जाता है। जी हां, गुआंगडाओ कहा जाता है। और दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा भी रहे हैं कि इस हथियार का इस्तेमाल किस तरीके से चीन के लोग करते हैं। गुआंगडाओ नाम का ये जो हथियार है, सदियों से चीन में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। पुराने जमाने में जंग के मैदान में इसे आगे बढ़ते हुए घोड़े के पांव को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और यही वजह है कि इसे हॉर्स कटर के नाम से भी चीन में जाना जाता है। तो यह हथियार लेकर चीनी सेना यहां पर पहुंची हुई थी। हम आपको बता दें कि चीनी सेना के हाथ में जो हथियार है उससे इनका मकसद साफ हो जाता है और उससे यह पता चलता है कि चीनी सैनिक यहां पहुंचकर करना दरअसल क्या चाहती थी। आपको दिखाते हैं कि रेकिला में चीन के घात की इनसाइड स्टोरी क्या है, जिसके चलते 40 साल बाद पहली बार लद्दाख की एलएसी पर गोलियां चली, लेकिन हिंदुस्तान के बहादुर डटे रहे और चीन की यह साजिश भी नाकाम हो गई। आज आपको बताएंगे क्या है वो टॉप की टेंशन जिसके चलते पीएलए ने गोली दागने की हिमाकत की और क्यों अब पेंगोंग त्सो का दक्षिणी छोर बनता जा रहा है चीन का सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट। 45 साल बाद एलएसी पर बुलेट फायर। पैंतालीस साल बाद लद्दाख की एलएसी पर गोली की बारूदी आवाज सुनाई दी और गोली चलते ही हो गया पीएलए के इरादों का पर्दाफाश। आज हम आपको दिखाएंगे एलएसी पर लेटेस्ट तनातनी की इनसाइड स्टोरी। चीनी फौज का टारगेट क्या था, किस एरिया में घुसने के फिराक में थे जिनपिंग के जनरल और कैसे एक बार फिर बैकफुट पर धकेली गई पीएलए। देखिए और समझिए एलएसी पर चीनी कॉन्स्पिरेसी की पूरी क्रोनोलॉजी। टॉप पर टेंशन हाई, इनसाइड स्टोरी नंबर 1। रेकिला वो इलाका जिसने 1962 की जंग में खूनी टकराव देखा था। इस बार भी चीनी फौज का टारगेट रेकिला ही था। न्यूज नेशन को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेकिला पर तैनात भारतीय फौजियों ने चीनी मूवमेंट स्पॉट किया। तफ्तीश करने पर पता चला कि चीन के 50 से 60 सैनिक हाथों में डंडे और रॉड लिए रेकिला की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही शक पुख्ता हुआ तो भारतीय सैनिक एक्शन में आ गए।
चीनी फौज का मूवमेंट पता चलते ही सबसे पहले अलर्ट जारी किया गया। अलर्ट जारी होते ही फॉरवर्ड पोजीशंस का बैकअप मैकेनिज्म एक्शन में आया। पीछे की पोजीशंस पर तैनात जवान और हथियार लाइव मोड में डाले गए और तैयारी को देख चीनी फौजी लौट गए। लेकिन पीछे हटते ही चीनी फौजियों ने हवा में फायरिंग की। ये पीएलए की वो बौखलाहट थी जो बारूदी आवाजों के साथ जाहिर हुई। टॉप पर टेंशन हाई, इनसाइड स्टोरी नंबर 2। चीनी फौज की करतूत आपने देख ली, अब समझिए इस हरकत के मायने क्या थे। चीन की फौज इस फिराक में थी कि रात के अंधेरे में किसी एक्शन को अंजाम देकर रेकिल्ला पर अहम सामरिक पोजीशन को कब्जा लिया जाए, ताकि चीन की मेल्डो डिवीजन के रूट पर प्रेशर कम हो और चुशुल के लिए रास्ता खुले। दरअसल ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, गोरंग हिल और गोरखा हिल पर सामरिक मौजूदगी कायम कर इंडियन आर्मी ने दक्षिणी छोर पर चीन की मोल्डो डिवीजन की सप्लाई लाइन और मूवमेंट को पूरी तरह अपनी रेंज में ले लिया है, जिसकी वजह से चीनी फौज के लिए फॉरवर्ड एरिया में बिना देखे मूवमेंट करना और बड़ी तादाद में रसद भेजना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। चीन का मकसद इसी मोल्डो डिवीजन पर पड़ रहा सामरिक प्रेशर कम करना है। दूसरी तरफ रेकिल्ला के ठीक पीछे है चुशुल सेक्टर। अगर रेकिल्ला पर मौजूदगी होती हो तो चुशुल और चुशुल के जरिए ले पहुंचने का रास्ता खुलता है। रेकिल्ला पर कब्जे को चीन ब्लैकमेलिंग का हथियार बनाने के फिराक में था, लेकिन चीनी फौजी ये दोनों ही टारगेट हासिल नहीं कर पाए और एक बार फिर जिनपिंग के जनरलों को हाथ मसलकर वापस लौटना पड़ा। चुशुल सेक्टर में भारत का बड़ा सैन्य जमावड़ा है। पेंगोंग से लेक के दक्षिणी छोर पर जिस तरह से मोल्डो डिवीजन चीन की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, चुशुल सेक्टर भी भारतीय सेना के लिए कुछ ऐसा ही रोल अदा करता है। चुशुल सेक्टर में भारतीय सेना की आर्टिलरी, आर्मर्ड और एयर रिसोर्सेज मौजूद है। चीन का मकसद था कि किसी भी तरह से एक ऐसे लोकेशन को हासिल किया जाए ताकि चुशुल में होने वाली तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। लेकिन इस समूचे इलाके में भारतीय सेना की फॉर्मेशन इतनी मजबूत है कि चीनी सेना इस टारगेट को हासिल नहीं कर पाई। टॉप पर टेंशन हाई, इनसाइड स्टोरी 3। मोल्डो डिवीजन पर चीनी फौज पर पड़ रहे दबाव और उसकी बौखलाहट का एक बड़ा खुलासा सैटेलाइट इमेजेस में हुआ है। सैटेलाइट इमेजेस को गौर से देखने पर साफ समझ आता है स्पांगुर सो के नजदीक इंडियन आर्मी के एस्करलनमेंट के बीच चीन की फौज ने 2 स्थायी पोस्ट खड़ी कर दी हैं। नई पोस्ट का निर्माण साफ बताता है कि चीन को स्पांगुर सो की रीज लाइन से गुजरती सप्लाई लाइन पर भारतीय अटैक का खतरा डरा रहा है। मोल्डो डिवीजन चीन के लिए ईस्टर्न लद्दाख में सबसे बड़ा बेस कहा जा सकता है, क्योंकि यही वो जगह है जहां से चीनी फौज की आर्टिलरी और इन्फेंट्री कोऑर्डिनेटेड एक्शन को अंजाम दे सकती है। मोल्डो डिवीजन पर भारतीय दबदबा इतना ज्यादा है कि उसे कम करने के लिए चीन को भारत से बातचीत करनी होगी और फिर भारतीय शर्त के मुताबिक 5 मई के पहले का स्टेटस को लागू करना होगा। लेकिन अगर ऐसा जिनपिंग करते हैं तो पूरी दुनिया में उनकी थू-थू होगी और ऐसे में चीनी जनरलों पर लगातार इस बात का दबाव है कि वो एक ऐसा प्रेशर पॉइंट क्रिएट करें जिससे भारत का रुख नरम पड़ सके। साकेत साउथ के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। चीन की चाल नाकाम हो गई, ना तो टारगेट हासिल कर पाए और दूसरी तरफ एग्रेसिव अप्रोच का सच एक बार फिर से जाहिर हो गया। यह देखते ही चीन की झूठी मशीनरी फिर से हरकत में आई। आपको दिखाते हैं कि चीन से इस फेस ऑफ को लेकर क्या क्या झूठ बोला गया चीन की तरफ से, कैसे इंडिया ने एक एक कर इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। चीन की तरफ से जो आरोप लगाए गए, जो झूठ बोला गया, उसका जवाब भारत की तरफ से कैसे दिया गया, पर्दाफाश कैसे हुआ है, उसको हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, चीन का जो इल्जाम है सबसे पहला वो ये कि गॉड पाओ में भारतीय फौज ने एलएसी क्रॉस की, ये आरोप चीन की तरफ से लगाया गया, जिसके जवाब में भारतीय फौज ने साफ सबूत सामने रखे और कहा कि भारतीय फौज अपनी फॉरवर्ड पोजीशन से आगे ही नहीं बढ़ी। इसके बाद चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड से प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें कहा गया कि भारतीय सैनिकों ने गोली चलाई। इसका जवाब भारत की तरफ से दिया गया। भारत ने कहा कि वापस भागती चीनी फौज ने फायरिंग की। दरअसल सच्चाई यह है, तो पता चला कि वापस भाग रही चीनी फौज ने फायरिंग की थी। चीन के विदेश मंत्रालय ने साफ साफ भारत पर एग्रेसिव अप्रोच अख्तियार करने का झूठा इल्जाम लगाया। भारत ने आक्रामक रुख अपनाया, यह चीन की तरफ से इल्जाम लगाया गया। भारत ने इसका जवाब दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि बातचीत से समाधान निकलेगा, लेकिन बात यह है कि समाधान निकालने की अगर कोशिश चीन करेगा तो ही समाधान निकलेगा। अब आपको दिखाते हैं कि एलओसी पर चीन की हर साजिश को जवाब किस तरीके से दिया जा रहा है। तो एलओसी पर भी पाकिस्तान की करतूतों को जवाब देने की 100% तैयारी भारतीय सेना ने कैसे कर रखी है। आज तक आपने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को लद्दाख एलओसी पर उड़ान भरते हुए देखा होगा। अब आपको अपाचे ने एलओसी पर जो मोर्चा संभाला है उसकी तस्वीर दिखाते हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
LAC-2 LOC तैयारी है पूरी। दुश्मन जहां से भी आएगा सीधा हिट किया जाएगा। ईस्टर्न लद्दाख की LAC पर चीन को जवाब दिया जा रहा है और अगर इस मैदान में पाकिस्तान किसी गलत मंसूबे के साथ कूदा तो उससे निपटने के लिए भी बारूदी ताकत रेडी है। यही पैगाम दिया गया LOC पार बैठे दुश्मन को अपाचे की इस उड़ान के साथ। न्यूज नेशन के कैमरे में ये 2 अपाचे हेलीकॉप्टर अपनी स्ट्रेटेजिक फ्लाइट को अंजाम देते नजर आए। किश्तवाड़ हेलीपैड से इन हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी और अपनी रूटीन सॉर्टी को अंजाम दिया। ये पहली बार था जब अपाचे हेलीकॉप्टर इतने एक्टिव रोल में जम्मू कश्मीर के आसमान पर नजर आए थे। इंडियन एयरफोर्स में इंडक्शन के बाद अपाचे ने अपनी पहली कॉम्बैट रेडी ड्यूटी लद्दाख में संभाली थी, जहां गलवान के टकराव के बाद अपाचे हेलीकॉप्टर्स सकरी पहाड़ियों पर नजर रखते आए थे और अब अपाचे नजर आए हैं जम्मू कश्मीर में, जिसके सीधे मायने हैं कि इंडियन एयरफोर्स के इस महायोद्धा के टारगेट पर पाकिस्तान भी है। अपाचे की इस उड़ान से पाकिस्तान का दिल दहलना लाजमी है, क्योंकि भारत की बढ़ती ताकत का डर खुद पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा कबूल चुके हैं। अपाचे और चिनूक से इंडियन एयरफोर्स को स्ट्रैटेजिक बढ़त मिली है तो राफेल की शक्ल में भारतीय वायुसेना के पास दक्षिण एशिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट आ गया है। और इसी डर को बाजवा ने अपनी जुबान से छिपाने की कोशिश पाकिस्तान के डिफेंस डे पर की थी। हमें ना तो नए हासिलशुदा असले के अंबार से मरगूब किया जा सकता है और ना ही हम पे कोई धमकी असरअंदाज हो सकती है। सिर्फ अपाचे ही नहीं, राफेल को भी ऐसे रोल में ही स्टेशन किया गया है जहां से वो LAC-2 LOC ऑपरेशंस को अंजाम दे सके। राफेल का ऑपरेशन बेस अंबाला को बनाया गया है, जहां से पाकिस्तान का बॉर्डर सिर्फ 250 किलोमीटर दूर है, जबकि लेह तकरीबन 800 किलोमीटर दूर। यानी राफेल दोनों फ्रंट पर एक साथ बारूदी ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। पाकिस्तानी साजिशों को हद में रखने के मकसद से पश्चिमी सीमा पर भी पुख्ता तैयारियां की गई हैं। पाकिस्तानी खतरे को देखते हुए पश्चिमी सीमा के एक फॉरवर्ड एयरबेस पर तेजस मार्क 2 की पूरी स्क्वाड्रन तैनात की गई है, जो पहले से तैनात मिग और सुखोई फाइटर जेट्स के कॉम्बैट सपोर्ट रोल में रहेंगे। समंदर में भी पाकिस्तानी नेवी की हालत पस्त है। गलवान के टकराव के बाद से हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान के बीच बने पूरे नेवल रूट पर भारतीय नेवी का डोमिनेंस काबिज है। यानी चीनी नेवी बाहर आएगी तो फौरन पकड़ी जाएगी और अगर पाकिस्तानी नेवी ने रत्ती भर हरकत की तो उसकी बर्बादी तय है। भारत और चीन जैसी शक्तियों के बीच तनातनी के दौरान पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता, लेकिन इस मुल्क की फितरत और इतिहास में सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नफरत भरी है। इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ कभी आंखें मूंदी नहीं जा सकती। टीम न्यूज नेशन। हिंदुस्तान के शूरवीरों से चीन के घुसपैठियों का सामना हुआ तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी। दुनिया चीन की चालबाजियों के खिलाफ लामबंद होने लगी तो चीन की सारी हेकड़ी हवा हो गई। अब चीन दुनिया के छोटे छोटे देशों और द्वीपों को टारगेट कर रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट में चीन की इसी साजिश का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन 12 ऐसे मुल्कों में अपनी पकड़ बना रहा है जो उसका विरोध नहीं कर सके और चीन आसानी से उन्हें निगल सकता है। हिंदी चीनी भाई भाई का नाता हुआ पुराना।
अब पाकिस्तान के साथ ड्रैगन का ताना बाना। समंदर के रास्तों पर चीन की काली नजर। बारह मुल्कों के साथ चीन रच रहा है वर्ल्ड वॉर की साजिश। अमेरिका के अल्टीमेटम से चीन डरा हुआ है। हिंदुस्तान से बात खाकर तिल मिला रहा है चीन। ताइवान के जोरदार तमाचे ने पीएलए की सारी हेकड़ी निकाल दी है। और अब चीन समंदर के 1 दर्जन से ज्यादा छोटे देशों को अपना ठिकाना बनाने की चाल चल रहा है और उन पर कब्जा जमाने की फिराक में है। अमेरिकी रक्षा विभाग की सालाना रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि चीन म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, केनिया, सेशेल्स, तंजानिया, अंगोला और तजाकिस्तान को लोकेशन के तौर पर चुन रहा है और इन 12 देशों में चीनी सेना अपने सैनिक अड्डों को बनाने की तैयारी कर रही है। एशिया में सुपर पावर बनने की चाहत रखता है चीन। और भारत चीन का सबसे बड़ा प्रतियोगी है। अब चीन भारत से सीधी टक्कर लेने की जगह घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। चीन पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार में अपने सैन्य तैयारियों और ठिकानों को बढ़ाने की तैयारी में है। नेपाल को चीन पहले ही अपनी साजिश का हिस्सा बना चुका है, यानी चीन भारत के चारों तरफ मिलिट्री स्टेशन बनाने की फिराक में है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जिसे बीजिंग ने सैन्य और रसद सुविधाओं के लिए चुना है। इसी साल जनवरी और फरवरी के महीने में चीन की एक युआन क्लास पनडुब्बी ग्वादर बंदरगाह पर नजर आई थी। जिससे साबित हो गया था कि पाकिस्तान में चीन की सीधी सैन्य मौजूदगी है। दक्षिण चीन सागर में चीन चौतरफा घेराबंदी से परेशान है। ताइवान, जापान और सबसे बड़ा अमेरिका को चुनौती देने के लिए चीन ने छोटे देशों में अपनी नौसेना, वायुसेना और थल सेना को मजबूत करने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है और इसी साजिश का नतीजा है कि थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया में सैन्य ठिकाने बनाकर चीन दक्षिण चीन सागर में अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। इन इलाकों में अपने सैन्य अड्डे बनाकर चीन समंदर में अमेरिकी दबदबे को कम करने और अमेरिकी सैन्य अभियानों में रुकावट डालने की फिराक में है। हालांकि थाईलैंड के साथ चीन का क्रॉ कनाल प्रोजेक्ट खटाई में पड़ चुका है, लेकिन वो पाकिस्तान के जरिए इंडोनेशिया को साधना चाहता है ताकि थाईलैंड पर दबाव बढ़े और वो बिना चाहे भी इस सामरिक ट्रायंगल का हिस्सा बने। खबर कट टू कट में आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं कुछ दिलचस्प तस्वीरें जो आपको हैरान कर देंगी। तस्वीर नंबर 1, इंग्लैंड के रोचेस्टर में एक धमाके ने लोगों को सन्न कर दिया। इलाके में पहले तो धीरे धीरे आग फैली, फिर एक बड़ा विस्फोट हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि कई मीलों दूर इसकी गूंज सुनाई दी। चारों तरफ आग का गुबार फैल गया। हालांकि इस धमाके में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई, लेकिन विस्फोट ने आसपास के लोगों को दहला जरूर दिया। धमाके की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। तस्वीर नंबर 2, कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई है। 45,000 एकड़ में फैली इस भीषण आग से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 200 से ज्यादा लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया है।
इस विकराल आग के चलते सैन फ्रांसिस्को में 116 साल बाद रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया। तस्वीर नंबर 3। जापान में हाइशेन तूफान ने भारी तबाही मचाई है। करीब 180 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाओं के चलते कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। तूफान का सबसे ज्यादा असर साउथ जापान में दिखा। यहाँ तूफान की चपेट में आने से एक की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं तूफान के चलते घरेलू उड़ानों और बुलेट ट्रेनों पर ब्रेक लग गया है। तस्वीर नंबर 4। ऑस्ट्रिया में एक शख्स ने बर्फ के बक्से में 2.5 घंटे रहकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। जोसेफ कोइबेरी नाम के शख्स ने बक्से में 2 घंटे 30 मिनट और 57 सेकंड का समय बिताकर अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। खून जमा देने वाली बर्फ में जोसेफ का यह हैरत अंगेज कारनामा काफी सुर्खियों में है। टीम न्यूज़ नेशन।